जैसे मैं बाहें चढ़ा रहा हूँ ना, वैसे ही दो देश इस समय बाहें चढ़ा रहे हैं। अखबारी भाषा में कहते हैं, अगर हम टीवी में होते कि जंग की तैयारी हो रही है और अतिरेक अलंकार में बात कर रहे होते तो कहते कि साहब बम गिरने वाले हैं। दो देश हैं, उनके नाम है अमेरिका और नॉर्थ कोरिया। वही नॉर्थ कोरिया जिसके तानाशाह के सब रिश्तेदारों के बारे में आपको भांति भांति से अब तक बताया गया है। लेकिन आज हम आपको क्या बता रहे हैं, एक कमरा है, जंग के बाद बना था, डीएमजे एरिया है, वहाँ पे ये कमरा है। वहाँ पे अमेरिका का एक सैनिक गया और नॉर्थ कोरिया की तरफ दौड़ लगा ले गया, उसको पकड़ लिया गया है। अब कटा है बवाल, क्योंकि जो बाइडेन के पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, वो तो फिर भी किम जोंग उन से मिलने चले गए थे इसी डीएमजे एरिया में पट्टी पार करके। लेकिन जो बाइडेन प्रशासन ने नॉर्थ कोरिया से बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, ये उनकी प्रायोरिटीज़ में नहीं है। वो अपने पुराने गुइयाँ बज्जू साउथ कोरिया के साथ मजबूती से डटे हुए हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि ये एक सैनिक का एक कमरे से एक सीमा के पार दौड़ लगा जाना और गिरफ्तार हो जाना क्यों दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन गया है। 3 वजहें हैं मित्रों इसकी। जिस आदमी ने दौड़ लगाई है वो अमेरिका का सैनिक है और साउथ कोरिया में उसकी तैनाती थी, वजह नंबर 1। वजह नंबर 2, अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं हैं। यानी अगर अमेरिका को अपने गिरफ्त में आए उस सैनिक से बात करनी है तो उसका कोई सीधा रास्ता नहीं है, जब डिप्लोमेटिक ताल्लुक ही नहीं है। तीसरी वजह, अभी 1-2 रोज़ पहले ही अमेरिका ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों को, यानी ऐसी पनडुब्बी पानी के भीतर चलने वाली जिन पर एटम बम है, उनको साउथ कोरिया के इर्द गिर्द गश्त के लिए तैनात किया था। और ये 42 साल बाद हुआ था। इससे पहले 1981 में हुआ था, तब ये रोज़ की कार्रवाई होती थी। लेकिन जब यूएसएसआर अफगानिस्तान में हार के बाद कमज़ोर होने लगा था और कोल्ड वॉर थोड़ा सा मध्यम पड़ रहा था, तो उसके बाद अमेरिका को नॉर्थ कोरिया कायदे में रहे और फ़ायदे में रहे, इसके लिए पनडुब्बी की धौंस दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और ये पनडुब्बी गई तो क्या हुआ, नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह है वो बमक गया। अब आगे क्या होगा, वो सैनिक वहाँ क्या करने गया था, उसका नाम क्या, काम क्या, धाम क्या, पहले की हरकतें क्या, वो 2 महीने जेल में क्यों रहा, पहले जो अमेरिकी सैनिक पकड़े गए नॉर्थ कोरिया में उनमें से 4 लोगों को फिल्म में एक्टिंग क्यों करवाई गई, बाद में जो एक सैनिक पकड़ा गया, एक नागरिक पकड़ा गया, वो कोमा में क्यों गया। यानी अमेरिका का सैनिक जब नॉर्थ कोरिया में पहले भी पहुंचा तब क्या क्या हुआ, और ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का चक्कर क्या है, ये कोरिया का युद्ध क्या है, इन सब के बारे में आपको आज विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम है जिसका नाम है दुनियादारी। सबसे पहले आप एक वेबसाइट का नाम सुनिए, इसका नाम है www.state.gov। ये अमेरिकी सरकार की वेबसाइट है। इस पर अमेरिका के नागरिकों को निर्देश दिए जाते हैं जब वो विदेश घूमने जाते हैं। अलग अलग लेवल बने हुए हैं, उसके हिसाब से निर्देश हैं। अगर आप यहाँ पर सर्च में डालेंगे नॉर्थ कोरिया तो लिख के आएगा लेवल 4 नॉर्थ कोरिया के लिए, रेड अलर्ट लिख के आएगा। यानी अमेरिकी नागरिकों को ये सलाह दी जाती है कि वो नॉर्थ कोरिया की यात्रा ना करें। इस लिस्ट में सिर्फ नॉर्थ कोरिया हो ऐसा नहीं है, साउथ सूडान जैसे कई और देश भी हैं, अफगानिस्तान भी है, जहाँ पर सलाह दी जाती है अमेरिकी नागरिक ना जाएं। उनके साथ कुछ बुरा हो सकता है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है और उनको गिरफ्तार करके या मार के अमेरिका की छवि खराब की जा सकती है, अमेरिका को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा सकती है। ये लेवल 4 का खेल है। अगर आपको उत्सुकता हो रही कि भारत कहाँ है, तो भारत लेवल 2 में है। यानी आप भारत जा सकते हैं लेकिन थोड़ी सावधानी बरतें। उसके बाद जो भी भारत में उस समय प्रमुख घटनाएं हो रही होती हैं जिनका हिंसा से किसी भी किस्म का जुड़ाव होता है, उनका जिक्र होता है। जैसे अभी मणिपुर के वायलेंस वगैरह का जिक्र, यानी हिदायत है कि मणिपुर की तरफ जाने से परहेज करें। लेवल 1 में कौन से देश होते हैं, स्विट्जरलैंड जैसे देश, यूरोप के कई देश जहाँ पर अमन चैन कायम है। ये तो अब लेवल की बात हो गई। लेकिन नॉर्थ कोरिया जाने के लिए जब लेवल 4 है तो एक सैनिक क्यों गया, इसके लिए पूर्व गाथा है। पर उस पूर्व गाथा को समझने से पहले आपको कोरिया का वॉर समझना पड़ेगा। देखिए, कोरिया एक पेनिसुला है। पेनिसुला को हिंदी में कहते हैं प्रायद्वीप, यानी सब तरफ समंदर से घिरा हुआ एक लंबा सा भूमि का टुकड़ा। यही होता है भाई साहब प्रायद्वीप। बीच बीच में प्रोड्यूसर साहब से पूछ लेना चाहिए, हमारे अभिषेक जी प्रोड्यूसर हैं। इस प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया था जापान ने 1910 के अल्ले पल्ले। फिर हम जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान को हौंक दिया गया तसल्ली से। जिन्होंने हौंका उनके नाम क्या थे, उसमें यूरोप की शक्तियां थी मित्र देशों की, उसमें यूएसएसआर था यानी कि सोवियत संघ, और उसमें था अमेरिका।
तो 1945 में अब ये कोरिया हो गया आज़ाद। कोरिया में 38 पैरेलल लाइन गुजरती है बीच से, तो उसी के हिसाब से बंटवारा हो गया सीमा का, जैसे जर्मनी में हुआ था। वहाँ पे बने थे ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, और बर्लिन में खींच दी गई थी दीवार जो 1989 में निपटा दी गई थी। उसी तरह से यहाँ पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो इलाके बन गए, दोनों में एक एक तानाशाह काबिज हो गए। नॉर्थ कोरिया में यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस रहा, यानी कम्युनिस्ट हिसाब से देश चलेगा। साउथ कोरिया कैपिटलिस्ट हिसाब से चलने वाला देश हुआ, यानी अमेरिका के हिसाब से। लेकिन 3 बरस बीते थे कि दोनों के बीच तनाव होने लगा। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच हर कोई दूसरे कोरिया से अपना दावा नहीं छोड़ रहा था और अपने आप को पूरे कोरिया का नेता बता रहा था। फिर 1950 में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया। हमले के बाद जंग आगे बढ़ी। पहले साउथ कोरिया और उसके जो एलाई थे, यानी कि अमेरिका, बैकफुट पर रहे, काफ़ी ज़मीन गंवा गए। फिर उनने वापस काउंटर ऑफेंसिव किया और बढ़त हासिल की। बढ़त हासिल करते करते वो चीन की सीमा के करीब आ गए। फिर चीन ने भी हमला कर दिया। इस तरीके से चीज़ें आगे पीछे चलती रहीं, एयर रेड चलती रही। 1953 तक स्थिति ये हो गई कि साउथ कोरिया के पास पहले जितना इलाका था लगभग उतना ही वापस आ गया और नॉर्थ कोरिया को पीछे धकेल दिया गया। फिर एक तात्कालिक संधि विराम हो गया 1953 में। बीच में एक पट्टी बना दी गई जो जिसकी चौड़ाई 2 किलोमीटर थी और लंबाई कितनी थी गुरु? 250 किलोमीटर लंबाई और 2 किलोमीटर चौड़ाई। इसको कहा गया डीमिलिटराइज्ड जोन, यानी कि सैनिकों की मौजूदगी के बिना वाला एरिया। इस पर अभी विस्तार से आएंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि 1953 के बाद से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में तनाव की स्थिति है और साउथ कोरिया के पार्टनर के तौर पर अमेरिका लगातार वहाँ अपनी सैन्य शक्ति के साथ तैनात है। ऑन एन एवरेज मेरे ख्याल से 28-30 हज़ार सैनिक वहाँ तैनात होंगे। 28-30 हज़ार अमरीकी सैनिक, आप समझिए कितनी बड़ी सैन्य मौजूदगी है। अब हमने आपको इतनी चीज़ें बता दी, 2 चीज़ें सोनू जी से भी पूछ ली, अभिषेक जी से। अब आपको एक किताब बताते हैं, इसका शीर्षक है द कोल्ड वॉर एरा एंड इट्स पॉलिटिक्स। ये ऑडियो बुक है, यानी कि आप बर्तन मांजते, झाड़ू लगाते, गाड़ी साफ़ करते, गाड़ी चलाते, या फिर अपने कुकर को घुमाते हुए या कुकर पे सीटी बजने का इंतज़ार करते हुए सुन सकते हैं ऑडियो बुक। ये कुकू FM करके प्लेटफॉर्म है ऑडियो बुक्स का, वहाँ पे आपको किताब उपलब्ध रहेगी। पर चूँकि आप लल्लन टॉप के प्रिय दर्शक हो तो आपको हम दे रहे हैं कोड एकदम बिल्कुल गुप्त ढंग से। इसका शीर्षक है कोड का LT50, L फॉर लल्लन, T फॉर टॉप। अगर आप ये डालोगे तो आपको 50% की छूट मिलेगी। जाहिर सी बात है कुकू FM हमारे स्पॉन्सर हैं, इसलिए हमको बीच में ये ज़रूरी सूचना आपको देनी पड़ी। पर किताबें ऑडियो की बढ़िया होती हैं गुरु, और किताबें पढ़ने पर हम लोगों का कितना जोर है ये तो आपको ही पता है। अब यहाँ कुकू FM की बात हो गई, कोल्ड वॉर हम आपको समझा चुके हैं, डीमिलिटराइज्ड जोन के बारे में भी, DMZ के बारे में बता चुके हैं। अब आप आगे सुनिए कि अभी का कांड कैसे हुआ, जिसमें DMZ मुख्य रंगमंच का सेंटर स्टेज जिसको कहते हैं, जहाँ पे स्पॉटलाइट गिरती है, वो था। हमने आपको DMZ के बारे में बताया, डीमिलिटराइज्ड जोन। यहाँ पे एक गांव है जिसको अंग्रेज़ी में पीस विलेज कहते हैं और कोरियन में कहते हैं पनमुंजोम। इसी गांव में एक कमरा है सेंट्रल लाइन के बीच, जहां पर दस्तखत हुए थे 1953 में दोनों देशों के नेताओं के बीच। साउथ कोरिया से बहुत सारे टूरिस्ट, ठीक कहें तो लगभग 12-13 लाख लोग हर साल इस DMZ एरिया को देखने जाते हैं। हम भी जा सकते थे जब हम साउथ कोरिया घूमने गए थे, लेकिन मौसम ख़राब था तो हम DMZ के पास से लौट आए। अगली बार निपटा देंगे इसको भी। तो DMZ वाले एरिया में क्या होता है कि बहुत सारे टूरिस्ट गाइड होते हैं जो आपको कोरिया वॉर का इतिहास बताते हैं। भारत की बहुत सकारात्मक, बहुत मानवीय भूमिका थी। हमने बहुत मेडिकल एड वगैरह भेजी थी साउथ कोरिया के लिए, उसका भी जिक्र होता है। कृतज्ञ लोग हैं साउथ कोरिया वाले, उनके वॉर मेमोरियल में भी हमारे लिए एक पिलर आरक्षित है। बहरहाल, तो वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं, फिर टूरिस्ट पूछते हैं अच्छा हमला कैसे हुआ था, वहाँ जा सकते हैं क्या, यहाँ जा सकते हैं। बीच में एक पीली पट्टी दिखाई जाती है उनको, यही पट्टी है जहाँ पे किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात भी हुई थी। फिर बहुत सारे मीम भी बने थे, पट्टी पार करने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ आदि इत्यादि। फिर ऐसे में टूरिस्ट पूछता है कि अच्छा हम उस लाइन को पार करके भी जा सकते हैं क्या, तो उनको बताया जाता है कि भैया सख्त निगरानी है, सब दूरबीन लेके देखे रहते हैं कि कोई घुस तो नहीं रहा। स्नाइपर तैनात होते हैं जो दूर से बिल्डिंग से गोली मारते हैं एकदम निशाना तक के। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ नहीं जाया जा सकता है, कोई घुसने की कोशिश करेगा, गोली मार दी जाएगी या गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर लोग कहते हैं लेकिन अगर हम देखना चाहें नॉर्थ कोरिया कैसा लगता है, तो फिर उनको दिखाया जाता है वो कमरा उस पीस विलेज में जहाँ पर दस्तखत हुए थे। इस कमरे के इर्द गिर्द साउथ कोरिया के सिपाहियों की तैनाती रहती है, तो कोई खतरा नहीं होता है। नॉर्थ कोरिया के सैनिक बीच बीच में देखने के लिए आ जाते हैं, सब व्यवस्था ठीक से चल रही है, पर्यटक कुछ कर तो नहीं रहे नियम के विरुद्ध जाके।
तो वहाँ पे कोई खतरा नहीं है। लेकिन ऐसा हमेशा ही हो ऐसा नहीं था। एक बार एक पेड़ को लेके बवाल हुआ था, तब गोली भी चली थी, 2 अमेरिकी सैनिक भी मरे थे और दोनों देशों के बीच तनाव भी हुआ था। वो तनाव समझ लीजिए, क्योंकि उसमें बॉर्डर का रोल था और अमेरिकी सैनिक थे, और आज की घटना में भी है। तो ये जो इलाका है डीएमजे का, इसको कहते हैं ज्वाइंट सिक्योरिटी एरिया, JSA। यहाँ पर UN के लोगों की तैनाती रहती है, साउथ कोरिया के लोग, नॉर्थ कोरिया के लोग। ठीक, 1976 की बात है। यहाँ पे एक सेमल का पेड़ था, जिसके बड़े होने के चलते जो साउथ कोरिया के लोग थे वो चेक पोस्ट की अपनी तरफ से ठीक से निगरानी नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने तय किया, साउथ कोरिया के सिपाहियों ने, साथ में अमेरिका के सिपाही गए कि इस पेड़ को थोड़ा काट छांट दिया जाए, जैसे अपने यहाँ सर्दियों में घरों के इर्द गिर्द के पेड़ की थोड़ी सी ट्रिमिंग की जाती है। जब ये काट छांट करने लगे तो नॉर्थ कोरिया के सैनिक आ गए, झड़प हो गई। फिर नॉर्थ कोरिया के सैनिकों ने जो वहाँ पे कुल्हाड़ी वगैरह थी उनको उठाया और इधर के सैनिकों पे हमला कर दिया। इसमें 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई, तनाव बढ़ गया। इसके बाद अमेरिका और साउथ कोरिया ने मिलकर ऑपरेशन पॉल बेनियन चलाया। इसमें क्या हुआ, इसमें कहा गया ऐसी की तैसी जम के करो गोलीबारी, देखते हैं कौन आता है वहाँ से, और पेड़ तो अब कट के रहेगा। पेड़ कटा, दोनों तरफ से गोलियाँ चलती रहीं, उसको छांट के आधा कर दिया गया। तनाव थोड़ा बहुत आगे बढ़ा, लेकिन बड़ी जंग की गुंजाइश नहीं बनी। लेकिन अब तनाव नए सिरे से है, क्योंकि अमेरिकी सिपाही भाग के वहाँ चला गया है। अब जरा इसके बारे में जान लीजिए, खूब आपको किस्से कहानी इतिहास भूगोल समझा दिया। तो 18 जुलाई के रोज़ ज्वाइंट सिक्योरिटी एरिया में टूरिस्ट गाइड, जो टूरिस्ट आए थे उनको सब बता रहे थे, कमरे तक लेके गए। कमरे में फिर अचानक से एक आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और नॉर्थ कोरिया की पट्टी को पार करके उसकी तरफ चला गया। इसके बारे में सबसे पहले बताया CBS न्यूज़ ने। उन्होंने प्रत्यक्षदर्शियों से बात की, तो प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि अजीबोगरीब हाव भाव लग रहे थे उसके। ये तो पहली खबर की पुष्टि हुई। फिर आया UN कमांड का ट्वीट, उसमें कहा गया कि JSA टूर पर गए अमेरिकी नागरिक ने अवैध तरीके से नॉर्थ कोरिया को पार किया है। खबर मिली है कि वो फिलहाल उनकी हिरासत में है और हम मामला सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। CBS न्यूज़ ने खबर ब्रेक की, UN कमांड का ट्वीट आ गया, यानी खबर की पुष्टि हो गई। इसके बाद आए व्हाइट हाउस के प्रवक्ता और उनका ये बयान आया। And we believe the soldier is currently in DPRK custody and are working with our North Korean counterparts to resolve this incident. DOD is in the process of notifying next of kin. Until that is complete, they will not release identification of the soldier. The White House, the Department of Defense, the State Department, and also the UN are all working together to ascertain more information and resolve the situation. I don't have more to share beyond that. We are looking into this. Our primary concern at this time is ascertaining clearly the well-being of this individual, and so that's going to be certainly our primary focus here. As I mentioned, the Department of Defense has certainly has reached out to their counterpart at DPRK. I'm just not going to go beyond that at this time. इसके बाद अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन, उनका बयान आया। उन्होंने कहा हमारी पहली प्राथमिकता है कि अमेरिकी सैनिक की सुरक्षा रहे। इसके बाद प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय के अमेरिका के मैथ्यू मिलर, वो प्रेस के सामने आए और उन्होंने कहा हमें कुछ मालूम चला है, उसके मुताबिक संबंधित सैनिक अपनी मर्जी से और अवैध तरीके से नॉर्थ कोरिया की सीमा में घुसा है। हमने अभी चीन या नॉर्थ कोरिया से बात नहीं की, इस मामले को डिफेंस मंत्रालय देख रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा रक्षा मंत्रालय देख रहा है, क्योंकि सेना से जुड़ा सवाल है। अब सवाल उठता है कि ये आदमी था कौन। इसका नाम है ट्रेविस किंग, 23 साल की उम्र है। जनवरी 2021 से वो साउथ कोरिया में तैनात था। कंडक्ट उसका वहाँ पे ठीक नहीं था, मारपीट की घटनाओं में वहाँ पे शामिल रहा है। सितंबर 2022 में उसने एक नाइट क्लब में मारपीट की थी। फिर 2 महीने जेल रहा, जेल से उसको रिहा किया गया इस निर्देश के साथ कि वापस तुम अमेरिका जाओ। वो सिपाहियों की निगरानी में एयरपोर्ट तक गया सऊल में, और फिर वहाँ से फरार हो गया, टूरिस्ट के ग्रुप में शामिल हो गया, DMZ पहुँच गया और अब दौड़ लगा गया। और अब उसके चक्कर में 2 देशों के बीच राजनयिक संकट खड़ा हो गया है। अब आगे क्या होगा, 3 स्थितियां बनेंगी जिनके बारे में हम बताएं, लेकिन जैसे जैसे इस ट्रेविस के बारे में पता चल रहा है सबको लग रहा है कि ये तो होना ही था। क्यों? क्योंकि एक बार इन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया था, तब सऊल की अदालत ने इन पर 3-3.5 लाख का जुर्माना ठोका था। नाइट क्लब में मारपीट करें ये, सरकारी संपत्ति की ऐसी तैसी करें ये, सेना के नियमों की ऐसी तैसी करें ये, जेल में रहें ये, जेल से छूट जाएं ये, और अब ये नॉर्थ कोरिया की जेल में चले गए हैं। अब 3 ऑप्शन क्या हैं अमेरिका, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया के सामने, वो समझते हैं। पहला,
डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत हो। पर हमने आपको बताया अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के डिप्लोमेटिक ताल्लुक नहीं है। ऐसे में क्या होता है, एक शांति प्रिय देश है, दुनिया भर में मानवाधिकार का अलंबरदार, जिसका नाम है स्वीडन। स्वीडन का वहाँ पे कॉन्सुलेट है नॉर्थ कोरिया में, जो ऑपरेट करता है, हालांकि अभी उनके भी अधिकारी वहाँ पे नहीं है। तो स्वीडन के उस कॉन्सुलेट के ज़रिए अमेरिका अपना संपर्क बढ़ा पाता है। इसके अलावा जो साउथ कोरिया के लोग नॉर्थ कोरिया के लोगों से बातचीत कर रहे हैं ट्रैक 2 ट्रैक 3 डिप्लोमेसी के ज़रिए, उनके ज़रिए भी संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है कि शायद इससे ही कोई रास्ता निकल आए। ये ऑप्शन नंबर 1 है ना। ऑप्शन नंबर 2 कि ट्रेविस किंग को नॉर्थ कोरिया में ही जेल की सज़ा हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो वो पहला अमेरिकी सैनिक या अमेरिकी नागरिक नहीं होगा। सबसे चर्चित मामला है 1964-65 का। तब 4 अमेरिकी नागरिक बॉर्डर पार करके चले गए थे साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया। फिर नॉर्थ कोरिया ने इन सैनिकों को क्या किया, इनको पाला पोसा पुचकारा, और जो वो अपने यहाँ प्रोपेगेंडा फिल्में बनाता था जिसमें नॉर्थ कोरिया को सबसे महान और यूरोपीय देशों को और अमेरिका को विलेन दिखाया जाता था, उसमें भी इन सैनिकों से काम करवाया। 3 सैनिकों की वहीं मौत हो गई। 2014 में 14 सैनिक अमेरिका वापस लौटा, उस पर मुकदमा चला, जेल की सज़ा हुई, सेना से डिस्पैच भी किया गया और फिर उसके बाद वो मुक्त कर दिया गया। ये तो एक है। इसके अलावा एक और केस है ओट्टो वाम्बियर का केस। ये बड़ा चर्चित केस है ओट्टो वाम्बियर का केस। ये 2016 में नॉर्थ कोरिया के टूर पे गया था, वहाँ इसे गिरफ्तार कर लिया गया, तमाम इल्ज़ाम लगाए गए और फिर जब ये कोमा की स्थिति में था तब इसे अमेरिका लौटाया गया। अमेरिका ने कहा कि इसका टॉर्चर किया गया जेल में, इसलिए वो कोमा में गया, और ओट्टो की अमेरिका पहुंचने के कुछ ही महीनों के बाद मौत हो गई। इस पर खूब इल्ज़ाम चला। इस तरह के 20 एक अमेरिकी नागरिक हैं जिनके अलग अलग किस्म से आते रहे, जो कि वो सैनिकों का बहुत चर्चित मामला था, प्रोपेगेंडा फिल्म में काम करते थे, वो हमने आपको बता दिया, और ओट्टो का मामला बता दिया। तो ऑप्शन नंबर 1 हमने आपको बताया कि बैक ट्रैक, स्वीडन, इन सब के ज़रिए डिप्लोमेटिक ढंग से बात हो। ऑप्शन 2 ट्रेविस किंग को जेल हो जाए और मामला खिंचता रहे। तीसरा ऑप्शन ये है कि नॉर्थ कोरिया ट्रेविस किंग को एक बार्गेन चिप की तरह इस्तेमाल करे, क्योंकि हमने अभी आपको बताया 18 जुलाई को अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी बुसान, ये एक पोर्ट है साउथ कोरिया का, आपको ध्यान होगा यहाँ पे एशियाड के गेम्स भी हुए थे, इसकी वजह से ये बहुत चर्चा में रहा था। तो बुसान में पोर्ट पहुँचा, शक्ति प्रदर्शन हुआ, सबकी निगाहें तनी, नॉर्थ कोरिया की भ्रकुटियाँ तनी। तो हो सकता है कि अब वो कहें कि साहब ये जो आपकी सैन्य गश्त है इसको आप कम करो, अपने जो सैन्य अड्डे पे सैनिक तैनात हैं उनको भी कम करो। पर मुझे लगता नहीं कि अमेरिका एक सैनिक के लिए इतनी ज़्यादा शर्तों को मानेगा। पर क्या अमेरिका बिल्कुल नहीं मानेगा? हम जानते हैं जो बाइडन लॉ एंड ऑर्डर जो इनके लिए होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसके मामले में अपेक्षाकृत कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे देशों ने दबंगई दिखाई है, रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, यानी इस तरह की बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं। और 2024 में है री इलेक्शन, उनके सामने मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर फिलहाल नज़र आ रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप, जो अति राष्ट्रवाद और इस तरीके की चीज़ों में बहुत ज़ोर दिखाते हैं। तो जो बाइडन के सामने अभी एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस है, इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, इस पे सबकी नज़र बनी रहेगी और दुनिया की खबरों पे हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।